नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। भारत अब बाजार नहीं रहा। ये लाइन चौंकाने वाली हो सकती है क्योंकि ये जुमला बहुत अच्छे से स्थापित है कि भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में भारत ने जिस तरीके से भारत में आके विदेश की तमाम कंपनियों को काम करने पर मजबूर कर दिया है, उस लहजे से और उस लिहाज से अगर ये बात कही जाए कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं रह गया बल्कि विश्व भर के बाजारों के जरूरतों को पूरा करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए स्वागत करते हैं रंजय त्रिपाठी जी का। नमस्कार रंजय जी, जुमला तो ये है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत में बहुत कंजम्पशन है हर तरह की चीज़ों की, और विदेशी कंपनियां इसलिए भारत में अपने सारे प्रोडक्ट लेके आती हैं। लेकिन अब जब पिछले 7-8 साल के डेवलपमेंट को देखा जाए, एक बदलाव को देख रहे हैं, तो पता ये चलता है कि अब भारत में विदेशी कंपनियां आ रही हैं और यहाँ मेक इन इंडिया के तहत बना रही हैं और बनाने के बाद बाहर ले जाके उनको बेच रही हैं। तो ये बदलाव कितना सही है या मेरी बात कितनी सही है? देखिए क्या है कि जो मैं ये कहूँगा कि लगभग आप मान के चलिए 2016 जी 2016 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था भारत के लिए। इस साल भारत ने कई ऐसे कदम देखे, कई ऐसे नीतिगत कदम और हुए जिसने भारत की पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। ठीक है। इस साल जो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, मेक इन इंडिया का एक नारा आया, प्लस बहुत सारे ऐसे कानून थे जो पुराने ज़माने के जिनको स्क्रैप कर दिए गए, इजी चीज़ें की गई जिससे आप आराम से काम कर सकें। तो 2016 एक बहुत क्रूशियल साल था, जिसके बाद क्या हुआ कि भारत में एक इकोनॉमिक बूम भी हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन में बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक बूम हुआ एक्चुअली भारत में देखा जाए तो। खैर वो अलग विषय है, उस पर कभी बात करेंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप भारत में जब भी कोई भी कंपनी कोई व्यवसाय करती है तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि मेरा जो उत्पाद है वो अधिक से अधिक बिके। अधिक से अधिक बिकने के लिए उसको अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा बाजार चाहिए। ठीक है। बड़ा से बड़ा बाजार होना और अधिक जनसंख्या होना, ये एक किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जनसंख्या होना भी कोई बहुत अच्छी चीज हो। अच्छा। कारण क्या है कि अगर जनसंख्या ही अगर आपकी स्ट्रेंथ हो तो भाई सिंगापुर की जनसंख्या तो थोड़ी सी है। हाँ, समझ में आती है बात। जापान की जितनी जनसंख्या है मेरे ख्याल से में 4-5 पाकिस्तान तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। अगर जनसंख्या, तो इसका मतलब कि जापान से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था जनसंख्या के लिए हिसाब से पाकिस्तान को। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। होता यह है कि किसी भी देश में किसी भी देश के नागरिक की परचेजिंग पावर क्या है, वो परचेजिंग पावर तब बनती है जब उस देश में इकोनॉमिक बैलेंस हो। ठीक है। जब उस देश में स्वयं की एक उत्पादक क्षमता हो और स्वयं का जो उत्पादन किया है, सबसे पहले चीज तो उसको स्वयं को कंज्यूम करने की भी क्षमता हो। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी। हाँ। तो क्या होता है कि अगर और सारे विश्व की जो हम खास करके हम यूरोप और अमेरिका को देखें तो बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन वो जितनी चीजें उत्पादन करते हैं उन सभी के उत्पादन को अगर वो विदेशी बाजार ना मिले तो उतने बड़े वो कंपनी रह नहीं जाएंगी। उनको विदेशी बाजार उनकी मजबूरी है। ठीक है। भारत का जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कि आप आज देखेंगे तो आप बहुत ही आम तौर पे सड़क पे चलते हुए, मतलब कंस्ट्रक्शन करते हुए वर्कर के पास में भी एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें 4G डेटा आ रहा है। तो ये दिखाता है कि लोगों के पास भाई एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन 5,000 रुपए का भी आता है और 1-1.5 लाख रुपए का भी आता है। तो हर एक
हर एक रेंज की चीज उपलब्ध है बाजार में, और उस चीज को परचेज करने के लिए कैपेसिटी वाले लोग भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि भारत जो है एक एक ऐसा कंज्यूमर है जिसमें अगर वहीं पे ही उसको उत्पादन किया जाए तो किसी भी कंपनी के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू कि कहीं और से बना करके उसको भारत में एक्सपोर्ट किया जाए। क्योंकि जब भारत में उत्पाद आएगा तो उसके बेसिक कॉस्ट के ऊपर में उसका शिपिंग कॉस्ट लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, कस्टम लगेगा, तमाम लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज 100 रुपए की आती है वो 200 रुपए की हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे इन्वेस्टमेंट करके भारत में उसको उत्पाद किया जाए तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए की रहती है। तो यू हैव a bigger chance of bigger profits if you can do manufacturing in the country। तो भारत जो है अब विदेशी जो लोग जो हैं जब इकोनॉमिक कैलकुलेशन किया जाता है तो भारत में एक्सपोर्ट करके उस सामान को बेचने से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है कि इस चीज को भारत में ही उत्पादन किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा सामान्य जो सवाल मेरे जहन में अभी तुरंत आया कि आपने कहा कि भारत की में आके विदेश की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनका, और चूंकि हमारे बाजार में कंजम्पशन इतना बड़ा है और उसकी मांग इतनी बड़ी है कि यहाँ पर दे रही हैं, ठीक है। क्या वो कंपनियां भारत में बना के सामान अपने उत्पाद भारत के बाहर के बाजारों को भी दे रही हैं? हाँ, तो क्या होता है कि हर एक कंपनी का जो इसको आप बोला जाता है कि जैसे आप ग्लोबल जो कंपनी होती हैं, हर एक कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन होता है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वहाँ के लोकल कंडीशंस, वहाँ पे पड़ने वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वहाँ से किसी दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट करने पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, क्या मार्जिन है, उसको देख करके। ठीक है। तो भारत में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं और आ रही हैं जो भारत में उसको प्रोड्यूस भी करती हैं, भारत के मार्केट को भी देती हैं, प्लस उनका एक सेक्शन होता है जो भारत के बाहर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो आईफोन है, आईफोन का अब एक बहुत बड़ा आईफोन जो नए अब आप खरीद रहे हैं 14 आईफोन 13, उसके पीछे लिखा हुआ है कि डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया मेड इन इंडिया। ठीक है। यही अभी कुछ दिनों पहले मैं एक अपने पड़ोसी देश का एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक दर्शक ने बताया कि ये देखिए जी, हाँ, ये डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया और मेड इन इंडिया मोबाइल अब हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे एप्पल ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कराई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में वो इतना मैन्युफैक्चरिंग कर ले रहे हैं कि जो भारत के मार्केट की जो आईफोन की डिमांड है उसको पूरा करते हुए एक पर्टिकुलर उनका सेक्शन है जिसमें वो एक्सपोर्ट करेंगे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को, भारत के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को, जो अगल बगल के बाजार है वहां पर देना। अच्छा, अब जब प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जिसमें विश्व की कंपनियां वो भारत आ रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप कर रही हैं, अपने संयंत्र लगा रही हैं, तो रोजगार के लिहाज से भी एक नए एडिशन हो रहा है जी। तो एक जो पुराना ये था कि एमएनसी कंपनी में काम करने का मतलब है कि हमारा बच्चा तो अब विदेश में जाएगा और विदेश में कमाएगा, तो ये क्या एक नया ट्रेंड आएगा कि बच्चा एमएनसी में तो काम कर रहा है लेकिन वो यहीं कलकत्ता, बेंगलोर और दिल्ली और हमारे भारत में ही काम कर रहा है। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि एमएनसी माने मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, एज एन एग्जांपल अगर आप कोका कोला ले लीजिए, तो कोका कोला का हेडक्वार्टर है अटलांटा अमेरिका में, और वो पूरे वर्ल्ड में व्यापार करती है, तो कई देशों में व्यापार करते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। अब कोई कोका कोला में इंडिया में काम कर रहा है तो एक एमएनसी में जॉब कर रहा है। माना ये जाता है कि एज एन एग्जांपल अगर हम टेक्निकल कंपनी में जाते हैं, तोशिबा जापान की कंपनी है, तो तोशिबा अगर इंडिया में किसी को जॉब लग जाता है तो उसको तोशिबा के इंडिया के हाई स्टैंडर्ड की सैलरी मिलती है, जॉब मिलता है, तो ये माना जाता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, इसके पर्क्स, इसके इंसेंटिव्स, इसके सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत स्टेब्लिश लाइफ होगी। अब हम देखते हैं दूसरी तरीके से, अगर माना जाए तो हम इस पिछले 10 साल में तो हमारा पेस काफी तेज बढ़ा है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि लगभग 90 के दशक जो
मिड 90 का दशक आया, 92, 93, 94 वाला जो दशक से जब चालू हुआ, जब हमारे देश में हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ, जब लाइसेंस राज खत्म किया गया नरसिम्हा राव जी के जमाने से ही, जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि हमारे देश की कंपनियों ने भी अपने हाथ पैर मारने चालू किए, और बहुत सारी ऐसी कंपनी थी और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, और भारतीय कंपनी ने उसको बहुत सक्सेसफुली टच किया। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे फार्मा, आईटी, ओके, इन दो को भारत ने बहुत मजबूती से पकड़ा। और भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो आप मतलब कई ऐसी कंपनियां जो भारतीय हैं और जो पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम कमा रही हैं फार्मा सेक्टर में और आईटी सेक्टर में। हम तब से आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, ये अन्य फील्ड, मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, या जूते हैं, कपड़े हैं, तमाम ऐसे हैं, या कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी ऐसी बहुत सारी कंपनियां इन दिनों में तैयार हुई हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि इन्होंने भारत से बाहर जाकर के अन्य देशों में अपने प्लांट लगाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की। अब एक भारतीय कंपनी अमेरिका जाकर के अमेरिकन्स को जॉब दे रही है। ठीक। तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल हो गई और वो अमेरिकन्स को जॉब प्रोवाइड कर रही है। एक भारत की कंपनी है कंज्यूमर गुड्स में, वो भारत में ही ना सिर्फ लगी बल्कि उसने अपने यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जाकर के व्यवसाय करी और वहां के लोगों को जॉब दे रही है। पतंजलि की मैं बात करूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। ऑटोमोबाइल में हम अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा प्लांट 2017 में डिट्रॉइट में खोला, जिसमें फर्स्ट फेज में उन्होंने 250 अमेरिकन को जॉब दिया। फिर बहुत सारे इंडिया, अब उनकी एक बहुत बड़ी यूएस ट्रैक्टर्स करके जो है वो पूरा महिंद्रा चलाती है। एक कोरिया की कंपनी है सोंगयांग कुछ ऐसा, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसको भी महिंद्रा ने परचेज कर लिया था। तो कोरिया में भी महिंद्रा इज अवेलेबल बाय दैट कंपनी इज ओन्ड बाय महिंद्रा। तो इस तरह से हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं कि अब भारत की कंपनियां खुद मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। ये एक बड़ा बदलाव आपने बताया। अच्छा, अब इसको जरा मेक इन इंडिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह के जितने इनिशिएटिव हैं, बाहर की कंपनियां हैं, ब्रांड बाहर के हैं, मूल कंपनी बाहर की है, विदेशों की है, भारत में उसका संयंत्र है, तो एक सामान्य अगर समझ को मैं और साफ करूं तो मेक इन इंडिया के तहत ही ये सारा कुछ है। हाँ, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ये पूरा करती है। हाँ, देखिए अब क्या होता है कि जो मेक इन इंडिया का मतलब, देखिए मेक इन इंडिया से, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों शब्द में अंतर का समझने की जरूरत है। बिल्कुल। मेक इन इंडिया जो है, हाँ, वो बाहर की जो कंपनियां हैं उनको आह्वान है कि आप भारत आइए और भारत में बनाइए। ठीक है। और मेड इन इंडिया वो है कि जो भारत में ही बन रहा है। ठीक है। तो जब कोई कंपनी मान लीजिए फ्रांस में है, वो कहती है कि ठीक है हम ये प्रोडक्ट हम भारत में बनाएंगे, तो वो भारत में आती है और भारत में बनाती है, तो उसका वो प्रोडक्ट फिर मेड इन इंडिया हो जाता है। अच्छा। मेक इन इंडिया इज ए कॉल। ओके। मेक इन इंडिया इज जस्ट ए कॉल टू द कंपनी फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, है वो कि आप भारत में आइए, भारत में अपने संयंत्र लगाइए, अपने उत्पाद लगाइए और इसको भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भेजिए। बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया इज ए कॉल, एंड जब वो कंपनी भारत में आ जाती है तो हो जाता है मेड इन इंडिया। जैसे एप्पल, मेक इन इंडिया के कॉल के तहत एप्पल चीन से उठ करके भारत आई, अब मेड इन इंडिया उसके ऊपर में लिख के आ रहा है, तो एप्पल को मेक इन इंडिया बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। इट इज मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया इज ए कॉल, मेड इन इंडिया इज ए प्रोडक्ट। जो कंपनी आ गई भारत में और भारत में बना रही तो मेड इन इंडिया हो गया। बिल्कुल। अब जब हम उदारीकरण की तरफ गए 90s में, और उसके बाद से लेके 2014 आया, 2014 से लेके आज हम 2022-23 में बात कर रहे हैं। 90 से लेके 2014 तक इसकी एक स्पीड, और 2014 से लेके आज जब हम बात कर रहे हैं 2023 में बैठ के, तब से इसकी गति, इन दोनों टाइम फ्रेम में सालों को बराबर न किया जाए, लेकिन अगर स्पीड अगर हम देखें तो आपको कितना अंतर दिखाई देता है? देखिए हम बताते हैं, हर चीज फेज वाइज और स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक। जब लिबरलाइजेशन चालू हुआ, हाँ, जब विश्व ने जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कदम रखना चालू किया, तो भारत में बहुत ज़्यादा
इंजीनियर्स, जो नंबर ऑफ हेड काउंट जो इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा थे भारत में। ठीक है। तो जो बाहर की जो कंपनियां थी उनको लगा कि भारत में हम अपने सर्विस सेंटर्स, कॉल सेंटर्स खोल सकते हैं। तो भारत ने सबसे पहले क्या किया, भारत ने अपने आप को एक बहुत तगड़ा एक सर्विस सेक्टर के रूप में खड़ा किया। ठीक। तो भारत की जो बाहर, मान लीजिए कि कोई उत्पाद अमेरिका का है, वो कहीं भी विश्व में यूज हो रहा है, अब उसको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, तो उनकी एक कस्टमर सपोर्ट सेंटर 24/7 भारत में, बेंगलोर में, गुरुग्राम में, चेन्नई में, पुणे में लगी है, और शिफ्ट पे बच्चे काम कर रहे थे, एंड दे यूज्ड टू गिव ऑल काइंड ऑफ आईटी सपोर्ट। ठीक। फिर ये हमारा कई वर्षों तक चला। तो कई वर्षों तक चलने से क्या हुआ कि हम विश्व में एक कॉल सेंटर के, वर्ल्ड्स कॉल सेंटर इंडिया बिकम वर्ल्ड्स कॉल सेंटर, कि आप कॉल कीजिए तो आपको वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इसको जरूरत थी कि हम कॉल सेंटर की जगह में प्रोड्यूसर बने। ठीक। तो भारत में नो डाउट सॉफ्टवेयर भी प्रोडक्शन चालू हुआ। बहुत बड़े बड़े कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो पूरे विश्व में यूज होते हैं, जैसे आप टाटा का जो है TCS है, या महिंद्रा का टेक महिंद्रा है, सन माइक्रो सिस्टम है, बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर बना करके डेवलप करते हैं। आप वर्ल्ड के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंड डे टू डे रनिंग सॉफ्टवेयर आर बीइंग डेवलप्ड बाय TCS ओनली। तो लेकिन क्या होता है, ये अगेन हो गया एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री। अब हमें जाना है हार्डवेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे। तो पिछले 2014 से लेके अभी तक जो है 14-15 हमारा एक कॉल पीरियड मान के सकते हैं, 2016 ऑनवर्ड्स ये बहुत तेजी से बदलाव होने लग गया। तो बहुत सारी ऐसी बाहर की कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और बहुत तेजी से स्टार्ट किया, और इस समय बहुत सारे FDI के लिए बहुत सारे आवेदन आते ही रहते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिला के हुआ कि जो एक फाउंडेशन, जो एक नींव पड़ी आर्थिक उदारीकरण के जरिए 90s में, उसने 2014 में नई सरकार और उसकी नई पॉलिसीज को एडाप्टेशन के बाद, जब आप कह रहे हैं कि 2014 में शुरुआत हुई और 2016 से वो जमीन पर दिखने लगा और तेज दिखा, तो वो स्पीड न सिर्फ बदली, बल्कि हम एक सेवा प्रदाता की जगह मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने की तरफ लगातार अच्छी गति से बढ़ रहा है। रंजय जी, अब इस विषय को समेटें अगर, तो आगे आने वाले समय में आप इस आज के जो हमारी स्थिति है, हमारे बाजार की स्थिति है, चाहे वो मेड इन इंडिया कॉल के तहत मेड इन इंडिया जैसे चीज़ों की, इसका अगले 10 सालों में, चलिए हम ज़्यादा नहीं, हम 10 साल लेके एक डिकेड, क्या देखते हैं आप और भारत को कहाँ देखते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं, खास करके यूरोप की कंपनियां जो हैं, वो बड़ी तेजी से भारत की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं और आने वाले समय में भी करेंगे भी, क्योंकि जो यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से श्रिंक कर रही है। भारत की इकोनॉमी तेज बढ़ रही है, भारत मार्केट भी है और ग्लोबल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा फेसबुक पेज देखा हो तो कल मैंने एक अपडेट किया है कि इंडो फ्रेंच फ्रेंडशिप कोलैबोरेशन। ठीक। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि शायद नेक्स्ट वीक में इट विल बी ऑफिशियल। हमारी खुद की कंपनी एक बहुत बड़ी फ्रेंच कंपनी के साथ में भारत में कोलैबोरेशन करके, भारत में अंडर मेक इन इंडिया कॉल के तहत वो हम धीरे धीरे फर्स्ट फेज में एक पार्ट, सेकेंड में इसको, और थर्ड फोर्थ फेज आते आते शायद अगले 1 से 1.5 साल में हम उस टोटल फ्रेंच प्रोडक्ट्स को भारत में बनाएं और हमारा जॉइंट वेंचर रहे भारत में। ठीक। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में आएंगी और बड़ी तेजी से आएंगी। कारण क्या है कि जो कंपनी आज हमारे साथ काम करना चाह रही है, जो करने जा रही है, तो अगर इसी की जो कॉम्पिटिटर यूरोप में दूसरी है वो पीछे भी रह सकती है। बिल्कुल। तो दे विल बी फाइंडिंग सम अदर पार्टनर्स। तो आज हमारे देश के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, छोटे से छोटे को भी आंख कान नाक खोल करके रखना है कि दे हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी
कि हम कहाँ पे इस टाइप के जॉइंट वेंचर्स या इस टाइप के जो है अपना एक कंसोर्टियम बना करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपसे जितनी बात हुई बड़ी सारगर्भित रही, और उस बातचीत से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं एक सामान्य समझ से, जो कि इन विषयों पर सिर्फ बात कर रहा है, आपसे चर्चा कर रहा है, आपके अनुभव के आधार पर, आपकी एक्सपर्टीज़ के आधार पर, तो अगले 10 सालों में एक जो पिछला 8 साल बीता है उसमें एक अच्छी गति आई है, अगले 10 सालों में ये उत्तरोत्तर और आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और ये देश के लिए न सिर्फ शुभ है बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभ है। रंजय जी, आपने हमें समय दिया, प्रारब्ध के दर्शकों को इस आपने बुलाया, आपका भी धन्यवाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ रंजय जी को देते हैं धन्यवाद, और आप सबको प्रणाम करने से पहले एक बार फिर वही निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्रारब्ध पर और भी देखने को मिलते रहें। तो आज आपने हमको इतनी देर तक सुना, इस बात के लिए आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।